किस नंबर 2। रोयाम अपनी प्लेट से केक के छोटे छोटे पीस निकालकर मुशारिफ के मुंह में डाल रहा था, जबकि वो मोटू गोलमोल सा बच्चा खाए जा रहा था। महक काफ़ी नफासत पसंद थी। वो बहुत आहिस्ता से टांग पे टांग रखे नज़ाकत से केक को स्पून से खा रही थी। अंदाज इतना सफाई लिए हुए था कि कोई देखकर कह नहीं सकता था कि वो छोटी सी बच्ची है, जबकि अनायत हर फिक्र से दूर बस मज़े से अपना केक ख़त्म करने के बाद सारे बर्तन उठाकर किचन में रख रही थी ताकि रूह की थोड़ी सी हेल्प हो सके। माशाल्लाह कितनी प्यारी है मेरी बच्ची, चाची की मदद करवा रही है। रूह ने प्यार से उसके गाल खींचते हुए कहा तो वो शर्माकर वापस बाहर भाग गई थी। और उसकी तारीफ होते देख अगले ही लम्हे मायरा ने भी बर्तन उठाकर अंदर रखने शुरू कर दिए थे। आखिर उससे भी तो क्रेडिट चाहिए था। ओके, तुम सब लोग खाना खाकर ऊपर मीटिंग रूम में आ जाओ। मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुम लोगों से। यारा ने हिसर और शारिफ को देखते हुए कहा था, जबकि दरुक हर चीज़ इग्नोर करता अपने खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया, क्योंकि वो जानता था उससे हरगिज़ उसे सीक्रेट रूम में नहीं बुलाया है। अगर कोई ज़्यादा अहम डिस्कशन होने वाला है तो मैं भी। सारिम ने यारम को देखते हुए लुकमा दिया था। हाँ, क्यों नहीं, तुम भी आ जाओ। वो क्या है कि हम तुम्हारे सीनियर ताल्लुकुल मईन को कत्ल करने की प्लानिंग करने वाले हैं। अगर तुम्हें शामिल होना है तो तुम हो सकते हो, लेकिन ये बात अपने दिमाग में रखना, अगर तुम मीटिंग में शामिल हो गए तो ये चीज़ हम सीक्रेट नहीं रखेंगे। उसके पास बैठे हिस्सा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था, जिसको वो इग्नोर करते हुए अपने बेटे के मुंह में केक डालने लगा था, जो कब से उसे अपनी प्लेट दिए घूर रहा था। तुम भी क्यों शामिल नहीं हो जाते इन सब के बीच में? हो तो तुम भी इनकी तरह ही क्रिमिनल, तो इन लोगों के साथ ही शामिल हो जाओ, बड़ा नाम तो बनेगा। सारे ने दरुक को देखते हुए कहा, जो रोयाम के साथ छेड़छाड़ करने में मसरूफ था, जबकि उसके बिल्कुल साथ शोनू उसके पैर के करीब बैठा उसके पैर चाट रहा था। नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपनी पहचान अकेले बना सकता हूँ। दुर्कशम कयूम हलील को यारम काजमी के गैंग में शामिल होने की ज़रूरत नहीं। वो आंख दबाकर बोला था, जबकि उसका ध्यान किचन में काम करती परी, उर्वा और रूह की तरफ था। अंदर से उनकी बातों की आवाज़ें आ रही थीं। उर्वा परी को अब अपना बच्चा दुनिया में लाने के लिए मशवरे दे रही थी, जबकि रूह भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि उससे फूफो बनना था। जबकि इतने सारे बच्चों को यहाँ छोड़कर वो 5 लोग उस कमरे में बंद हो चुके थे। मामू दानू, मामू जानू, रोयाम उसकी गोद में चढ़ते हुए बड़े लाड से बोला, तो दरुक ने उसे शक की नजरों से देखा था। इतना प्यार उससे अपने मतलब पर ही आता था। अब उस छोटे टॉन को उससे क्या मतलब आन पड़ा था। बोलो मेरे प्यारे से जानू भांजे, लालची बिल्ला मेरा। वो उससे अपनी बाहों में उठाता उसके गालों को चूम चुका था, जबकि वो अक्सर उसके चूमने पर अपने दोनों गालों को रगड़कर साफ करता था। लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो बड़े प्यार से उसकी शर्ट के बटन के साथ खेल रहा था। और फिर शर्ट के बटन के साथ खेलते खेलते वो उसकी चेन को बाहर निकालकर उसके साथ खेलने लगा। पली आज यहीं रहती, परी आज यहीं रहेगी। वो बड़े प्यार से उसके गाल पर अपने लब रखते हुए फरमाइशी अंदाज से बोला, तो परी जो किचन में झांक झांक कर ये मंजर देख रही थी, खिलखिलाकर हंसी। आज तो मेरा बॉयफ्रेंड मेरे हस्बैंड से इजाज़त लेकर रहेगा, देख लेना तुम रूह। परी ने पलटकर रूह को देखते हुए कहा, तो वो नफ़ी में सर हिलाती हल्का सा मुस्कुराती थी, जबकि परी एक दफ़ा फिर से किचन के दरवाजे से बाहर झांकने लगी। अगर परी यहाँ रहेगी तो मामू जानू कहाँ रहेगा? उससे बेचारी सी शक्ल बनाकर पूछा था, जबकि सारिम भी उस लालची बिल्ले की करतूत इंजॉय कर रहा था। आप तो डर लगता है अकेले घर में सोने से? आपको डर लगता है अकेले घर में सोने से? उससे बड़े प्यार से सवाल किया था। हाँ, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। मुझे तो अकेले नींद ही नहीं आती। मैं सो ही नहीं सकता तुम्हारी परी के बगैर। अगर परी यहाँ रहेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप भी रह दो, आप भी रह जाओ। वो लालच में एक और किस उसके गाल पर देते हुए बोला, तो उससे अगले ही लम्हे रोयाम गोद में भींचा था, जबकि किचन में खड़ी रूह अपने बेटे की बात पर बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो जिस अंदाज में रोयाम उससे मना रहा था, उससे मान ही जाना था। अच्छा, तो मैं भी यहीं रह जाऊँ, लेकिन भी परी के साथ तो तुम सोओगे, मैं कहाँ सोऊंगा? वो उससे कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन शायद वो भूल चुका था कि वो रोयाम यारम कासमी है, जिसके पास हर सवाल का जवाब है। आप मेरे बाबा के पास सो जाना और मैं परी के पास सो जाऊँगा। आप मेरे बाबा के पास सो जाना और मैं परी के पास सो जाऊँगा। उससे फ़ौरन हल पेश किया था। क्या तू मुझे अपने बाप के साथ सुलाएगा? वो एक झटके से उससे अलग हुआ था, जबकि सारिम का कहका बेसाख्ता था, जबकि वो हैरत से उससे देखने लगा था। इतना भी बुरा नहीं था उसका बाप कि उसका मामू इतने झटके खा रहा था। डोंट वली, मैं मना कर दूंगा उन तो, वो आपको टिश तरते अपनी डाली नहीं चोएंगे।
डोंट वरी, मैं मना कर दूंगा उनको। वो आपको किस करके अपनी दाढ़ी नहीं चबोएंगे। वो मासूमियत से मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए बोल रहा था, जबकि सारिम जो बड़ी मुश्किल से उसकी बात को समझ पाया था, अब की दफ़ा उमड़ आने वाले अपने कहके का गला कोशिश के बावजूद भी घोट नहीं पाया था। नहीं, मुझे नहीं सोना तेरे बाप के साथ। मैं तेरे घर में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सोऊंगा मैं अपनी बीवी के साथ। हाँ, बीच में थोड़ा सा तुझे भी एडजस्ट कर लेंगे। वो मानते हुए बोला, तो किचन के अंदर से परी और रूथ दोनों की यस निकली थी, और फिर अगले ही लम्हे वो खुशी से एक दूसरे के गले लग गई थी। आज पहली दफ़ा तरुक उनके घर पर रहने को राज़ी हो गया था, जबकि बाहर रोयाम तो अब शोनों के साथ स्पेशल वाला डांस करके खुशी मना रहा था। लेकिन डेविल, मुझे ये अमजद नामी बंदा ठीक नहीं लगता। उससे पहले तुम्हारी कोई बात नहीं मानी। तुमने उसे कितनी दफ़ा वार्न किया। ये हर दफ़ा अपनी मनमानी करता रहा, और अब अचानक से ये तुम्हें सबूत दे रहा है। शारफ सारे सबूत चेक करते हुए उससे कह रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये बंदा इतबार के हरगिज़ लायक नहीं, लेकिन मैं फिर भी उस पर इतबार कर रहा हूँ क्योंकि ये आदमी मर चुका है। मासूमा, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम बाहर चली जाओ। शारफ ने 2-3 दफ़ा बात शुरू की थी, जबकि मासूमा ज़ीरो इंटरेस्ट दिखा रही थी। तब की दफ़ा उसकी इस बदतमीज़ी पर हिजर को गुस्सा आ गया था। पहले भी वो यारम पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा चुकी थी कि उसकी वजह से उसका बच्चा मरा है। हालांकि यारम हरगिज़ सही जानता था कि लिफ्ट बंद होने की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आ जाएगा। थैंक यू ईज़र, मुझे वैसे भी इस केस में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर मुशारिफ को देखूं। वो अगले ही लम्हे उठकर खड़ी हो गई तो उन सब ने हैरत से उसे देखा था। मासूमा, हम यहाँ एक अहम केस पर डिस्कशन कर रहे हैं और तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। लैला ने अपना गुस्सा दबाते हुए उसे केस के बारे में समझाना चाहा था। आई एम सॉरी लैला, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी अब मैं इन सब चीज़ों में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे नहीं करना ये सब। मुझे अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे को देखना है। बहुत कर लिया ये सब कुछ। मैं उकता चुकी हूँ इन सब चीज़ों से। मैं इन सब चीज़ों का हिस्सा मज़ीद नहीं रहना चाहती। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकली तो सामने ही सारम को कमरे के दरवाजे से कान छोड़े देखा था। आप अपनी ये हरकतें कब छोड़ेंगे सारम साहब? आप सब कुछ सुन भी लें तब भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उससे काफ़ी ऊंची आवाज़ से कहा था। उसके हील की टक टक की आवाज़ उन सबको दूर तक महसूस हुई थी, जबकि यारम को ये भी पता था कि सारिम बाहर दरवाजे के साथ कान लगाए खड़ा उनकी अहम डिस्कशन और केस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। अंदर आ जाओ यार, अब तुमसे कुछ छुपा थोड़ी है। तुम्हें खुद ही बता देते हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ईसा ने कहते हुए दरवाजे तक आना चाहा था, जब दरवाजे पर रुककर सारिम को तेजी से सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागते देखा। ये आदमी अपनी नौकरी के प्यार में पागल हो गया है। लोग छोकरी के प्यार में पागल होते हैं। कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। एक सब इंस्पेक्टर को ये सब करना सूट करता है क्या? वो वापस अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था, जबकि वो एक दफ़ा फिर से मासूमा को उसके हाल पर छोड़ते हुए अपने अहम केस की डिस्कशन शुरू कर चुके थे। उन्हें ये केस किस तरह से हल करना था ये तो वो लोग ही जानते थे, लेकिन मासूमा के रवैये ने उन सबको तकलीफ पहुंचाई थी। पहले दिलचस्पी ना दिखाना, फिर छुट्टियां कर लेना, 2 महीने बाद ये कहना कि वो मज़ीद उनकी गैंग का हिस्सा नहीं रहना चाहती। ये सब कुछ काफ़ी अजीब था, लेकिन यारम के हिसाब से मासूमा ने ठीक फैसला किया था। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक था। फ़िलहाल वो मेंटल स्ट्रेस में थी और वो उसे अपनी वजह से किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। आई कांट बिलीव यार, तुमने सचमुच में यारम का गैंग छोड़ दिया है। लेकिन क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा फैसला तुमने कैसे कर लिया? सारिम बाहर आया तो वहाँ वो स्विमिंग पूल के पास खड़ी मुशारिफ को पूल से निकाल रही थी, जबकि सारे ही बच्चे उस वक्त पूल में ही थे। लेकिन मसला ये था कि मुशारिफ को स्विमिंग नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो एक स्विमिंग टूल के साथ ही चिपका हुआ खड़ा था, जबकि रोयाम उसकी मदद कर रहा था। इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है सारिम? मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ और करना चाहती हूँ। मैं एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ कर कर थक चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों को कत्ल करना है, कब फिर किसी डॉन की गैंग का हिस्सा रहना हरगिज़ नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। मेरी एक फैमिली है, शौहर है, बच्चा है। मैं उन सब चीज़ों के साथ मुतमईन हूँ। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा हूँ जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं इन सब चीज़ों के लिए फिट नहीं हूँ। मुझ में मौत का डर है। मुझे घबराहट होने लगती है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं लैला की तरह बोल्ड नहीं हूँ। मैं लैला की तरह हर चीज़ को फेस नहीं कर पाती। वो हर चीज़ से बेफिक्र हो जाती है। लेकिन जब मुझ पर कोई मुसीबत आती है तो मुझे खौफ आने लगता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। मैं एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बस इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। वो पुरसुकून अंदाज में शारिफ को रोयाम की मदद से पूल से निकालते हुए
उसे बता रही थी, जबकि सारी मुस्कुरा दिया था। तुम बीच रास्ते में यारम को साथ छोड़ रही हो और ये बात बहुत गलत है। इसे धोखा कहते हैं। उसे देखते हुए बोला, नहीं, डेविल सर को पता है कि मैं उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। मैं बस अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और इसमें कुछ गलत नहीं है। वो कहते हुए मुशारिफ को पूल से निकाल कर अंदर ले गई थी, जबकि सारम अब रोयाम की तरफ मुतवज्जा था। रोमी जानू, ये आपकी गर्दन पर क्या हुआ? वो उसकी गर्दन पर सुर्खी देखते हुए उससे पूछने लगा था, जब उससे मुंह बनाया। मेरे बाबा है ना, शहीद आलम काशमी, उन्होंने मूछ वाल डाली चोई है। मेरे बाबा है ना सैयद यारम कासमी, उन्होंने मूछ और दाढ़ी छुपाई है। वो मुंह की डिज़ाइन बनाते हुए उसे बताने लगा। अल्लाह अल्लाह, अपने बच्चे पर इतना तशद्दुद तुम कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? रोयाम जानू, तुम्हें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एशकन, डिशू डिशू, उससे दोनों छोटे छोटे मुक्के आगे करते हुए फिजा में ले आए थे। यकीनन वो फिल्मी एक्शन की बात कर रहा था। अरे नहीं, वो वाला एक्शन नहीं। मेरे बच्चे, पुलिस केस करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हारा बाप तुम पर इतना जुल्म करता है तो तुम उस पर केस करके उसे अरेस्ट करके जेल भिजवा सकते हो। उससे रास्ताना अंदाज से उसे बताया तो रोयाम हैरत से उसे देखने लगा। क्या ऐसा मुमकिन था? फिर बाबा तो आप पकड़ते ले जाओगे, फिर बाबा को आप पकड़ के ले जाओगे? उसे देखते हुए मासूमियत से बोला तो सारिम ने जोर जोर से हाँ में सर हिलाया था। ओते डन। अब अगर बाबा ने ऐसा दिया तो मैं आप तो फ़ोन करूँगा। ओके डन। अब अगर पापा ने ऐसा किया तो मैं आपको फ़ोन करूँगा। वो अपना नन्हा सा अंगूठा उसे दिखाते हुए बोला तो सारे भी दोनों अंगूठों की नुमाइश करते हुए उसे यकीन दिलाया था कि पुलिस उसके साथ है और उस पर किसी तरह का तशद्दुद या जुल्म नहीं होने देगी। जबकि रुयाम खुश हो रहा था कि अब अगर उसके बाप ने ज़बरदस्ती उसे किस की तो वो पुलिस में केस करेगा। सब लोग नीचे बैठे बातें कर रहे थे, जबकि रोयाम खेल खेल कर अब थकने लगा तो निगाहें यारम को ढूंढने लगी थी। रू मेरा बत्ता, मेरे पालेशी बाबा किधर है? रू मेरा बच्चा, मेरे प्यारे से बाबा किधर है? उससे रू को देखते हुए मासूमाना अंदाज से पूछा तो रू ने मुस्कुराकर ऊपर की तरफ इशारा किया था। गंदे बाबा, राक्षस बाबा एकदम से प्यारे हो गए थे। यकीनन कोई लालच था। उसका इशारा पाते ही वो सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर की तरफ जाने लगा था, जबकि रू उन सब के साथ बैठी बातों में मसरूफ़ थी। उससे कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने ही सोफे पर यारम काम करता उसे नजर आया था। वो भागकर उसके पास आया, जबकि यारम अब उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में मसरूफ़ था। जब वो उसके काम को नज़रअंदाज करता सोफे और टेबल के बीच वाली जगह पर आकर रुकता, उसके लैपटॉप को घूरने लगा था। जब यारम ने उसे आहिस्ता से उठाकर साइड पर किया था, उससे घूरकर यारम को देखा और अब की दफ़ा वो उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया था। मैं काम कर रहा हूँ जूसे। यारम ने उसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा था। नसू से सख्ती से वार्न भी किया था कि उसे तंग न किया जाए, लेकिन वो रोयाम यारम कासमी था। मैं काम देख रहा हूँ चूसे ते बाबा, मैं काम देख रहा हूँ चूसे के बाबा। जवाब फौरन से मौसूल हुआ था। कौन बाबा? कहाँ का बाबा? निकल इधर से। जब नीचे बैठा अपने मामे के चेहरे को चाट रहा था तब याद नहीं आई थी बाप की? वो एक झटके से उसे पीछे धकेलते हुए बोला तो रेहाम को जैसे अब उसकी गुस्से की वजह समझ आई थी। वो तो झूठ झूठ दिया था परी को तो रोकने के लिए। वो तो झूठ झूठ किया था परी को रोकने के लिए। उससे जैसे अपनी सफाई बयान करना चाहिए थी, लेकिन वो यारम ही क्या जो उसकी सुन ले। बाबा दानू शोली ना, बाबा जानू सॉरी ना। वो एक दफ़ा फिर से उसकी गोद में चढ़ने लगा था, जबकि यारम ने उसे गिरबान से पकड़कर सोफे पर पटक दिया था। मतलब वो मानने का कोई इरादा नहीं रखता था। जबकि पटक के जाने के बाद वो अगले ही लम्हे उठकर उसके कंधे पर सवार होता फिर से माफ़ीनामा जारी करने लगा था। परी को यहाँ रोकने के लिए तू उस साले की काल चाटना शुरू कर देगा। वो उसे गिरबान से पकड़कर सीधा करते अच्छा आसन झुंझोड़ते हुए उसे दोबारा से सोफे पर पटक चुका था, जबकि रोयाम को अब अपनी गलती का एहसास अच्छे से हो रहा था। शोली बोल तो रहा हूँ ना, सॉरी बोल तो रहा हूँ ना। वो उसके पास आते हुए अचानक उसके गाल पर झुकते सुबह वाले खूबसूरत से फूल पर बड़े प्यार से अपने गीले रब रख रहा था। रोयाम, नो। अब की दफ़ा यारम ने सख्ती से फोन किया तो मुंह बनाकर पीछे हट गया। आइंदा नहीं करूँगा पक्का प्रॉमिस, आइंदा नहीं करूँगा पक्का प्रॉमिस। उससे अपनी दो नन्ही नन्ही सी उंगलियों से गर्दन की नस पकड़ते हुए कहा था और अब वो आराम से उसके साथ बैठ गया था, जबकि यारम ने किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शोली बाबा दानू, सॉरी बाबा जानू।
वो हर थोड़ी देर में बड़ी मासूमियत से सॉरी कह रहा था, जिसे यारम पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। जबकि अपने बाप को मनाने में नाकाम होते हुए रूह की तरह उसने भी बैठकर अचानक से रोना शुरू कर दिया, तो यारम ने गुस्से से एक नज़र उससे घूरते हुए सोफे की पुश से टेक लगाए अपना काम छोड़ दिया था और फिर अचानक उसे गिरबान से पकड़कर उठाकर अपने करीब करता उसका चेहरा देखने लगा। उसके अचानक उठाकर पास करने पर रोयाम का रोना बंद हो चुका था। मोटी मोटी मासूम आंखों में आंसू का समंदर बह रहा था। एक बात कान खोल कर सुन ले रोयाम, मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तू किसी को इस तरह से प्यार करे। बेशक झूठा ही सही, लेकिन तू सिर्फ अपने बाप को इस तरह से प्यार कर सकता है। आई मेरी बात समझ में? वो उसके सीने से उसकी शर्ट को पकड़े उसे झंझोड़ रहा था, जबकि रोयाम ने बड़ी मासूमियत से जोरों शोर में हाँ में गर्दन हिलाई थी। तू सिर्फ अपनी माँ बाप का गाल चूम सकता है, किसी तीसरे का नहीं। वो उसे रूल्स बता रहा था। रोयाम ने एक दफ़ा फिर से पूरी शिद्दत से गर्दन हाँ में हिलाई थी। चल अब मना मुझे। वो उससे खींच कर करीब करता उसकी गर्दन पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बोला, तो रोयाम ने खिलखिलाकर उसके गाल पर बहुत सारे किसेस एक साथ दिए थे। वो रूह की तरह था। उसके गुस्से पर रूह किसी तरह का रिएक्ट नहीं करती थी। उसकी शिद्दू को भी सुकून से झेल लेती थी, क्योंकि यारम को गुस्सा दिलाने का मतलब उससे नाराज़ करना था, और यारम आसानी से मानता नहीं था। और इस मामले में वो बिल्कुल रूह पर गया था। इस वक्त वो पुरसुकून सा हंसते खेलते चीखते चिल्लाते उसकी तशद्दुदाना मोहब्बत को कबूल कर रहा था, जब अचानक दरवाज़ा खोलकर रूह अंदर दाखिल हुई। अच्छा जी, तो यहाँ बाप बेटी की मोहब्बत चल रही है और वहाँ मैं आप दोनों को ढूंढ ढूंढ कर थक गई। ये रोयाम को इतना प्यार क्यों आया था कि आपको ढूंढते ढूंढते ऊपर तक आ गया? ऐसी कौन सी लालच थी अपने प्यारे से बाबा जानू से? वो यारम के पास आकर बैठते हुए रोयाम से पूछने लगी थी, जो इस वक्त पूरी तरह से यारम के कब्जे में था। लोयाम लालची नहीं है। रोयाम लालची नहीं है, उससे मुंह बनाकर रूह को बताया था। वो हरगिज़ से यारम को नहीं बताने वाला था कि वो यहाँ ऊपर यारम से ऊपर अलमारी के दराज से एक न्यू कंबल निकलवाने वाला है, ताकि वो परी के साथ जाकर सो सके। अच्छा अच्छा बाबा, सॉरी। यानी कि रोयाम को अपने बाबा पर रियल वाला प्यार आ रहा था। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यारम के डिम्पल्स बड़ी आबोताब से चमके थे, जिस पर रोयाम ने अगले ही लम्हे अपने नन्हे नन्हे लब रखे थे। रूह तो हैरान थी मोहब्बत के इस मुजाहरे पर, जबकि यारम उससे अपनी बाहों में भरे उसके प्यार को बड़े हक से वसूल कर रहा था। अच्छा रोयाम, बस अब जल्दी से बुर्शी कर लो, फिर आपको परी के साथ सोने जाना है ना? रूह ने उसे देखते हुए कहा, तो उससे फ़ौरन नफ़ी में साहिल आया था। नो रू बेबी, लोयाम अप्पे बाबा दानू ते साथ सोएगा। नो रू बेबी, रोयाम अपने बाबा जानू के साथ सोएगा। उससे यारम के कंधे पर सर रखते हुए आलानिया कहा। यारम को अपने बेटे पर बड़ा प्यार आया, जबकि रूह तो हैरान थी। लेकिन ऐसा कैसे? परी आपका वेट कर रही हैं, और आपने परी को यहाँ रोका इसीलिए था ना, ताकि आप उसके साथ सो? वो उसे देखते हुए बोली थी, जब रोयाम यारम के कंधे पर सर रख के फ़ौरन नफ़ी में साहिल था, चेहरा ही फेर गया था। यारम ने उसे शिद्दत से खुद में भींचा था, जबकि रूह हैरान से यारम को देख रही थी। रूह, मेरा बेटा बहुत समझदार है। उसे एक ही बार में समझ आ गया है कि उसके बाप को क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन तुम्हें इतने साल गुजर जाने के बाद भी समझ नहीं आया। वो उसके गाल को देखते हुए बोला था, जहाँ लैला ने जाते जाते ज़बरदस्ती उसे किस करके अपनी लिपस्टिक का निशान छोड़ते हुए उसे यारम की निगाहों में गुनाहगार कर दिया था। हालांकि वो नीचे रगड़ रगड़ कर उसके लिपस्टिक का निशान साफ करने की कोशिश करके आई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत निशान अब भी बाकी था। यारम, वो लैला ज़बरदस्ती। शट अप, जाकर मुंह धो के आओ। वो बेहद गुस्से से बोला, तो अगले ही लम्हे उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई थी। और अब जब तक उसका दाग साफ ना हो जाए उसका बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, वरना यकीनन यारम ने 1000 दफ़ा उसका चेहरा दिलवाना था। रूह वॉशरूम में बंद थी, जबकि वो रोयाम को अपनी बाहों में उठाए नीचे ले आया था। इरादा उसके लिए दूध बनाने का था। बाबा दानू, आई लव यू। आप नाराज नहीं होना लोयाम से। बाबा जानू, आई लव यू। आप नाराज नहीं होना रोयाम से। वो यारम के कंधे से अलग होता उसका चेहरा अपने नन्हे नन्हे हाथों में थामते हुए बोला, तो यारम ने मुस्कुराकर उसके डिम्पल्स पर प्यार किया था। हम दोनों मामा से नाराज हैं। लैला आंटी ने रू बेबी तो डिश दिया, नानी दही दी। हम दोनों मामा से नाराज हैं। लैला आंटी ने रू बेबी को किस किया, नानी अम्मा कहेंगी। वो मुंह के डिज़ाइन बनाते हुए बोला, तो यारम हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ, लैला बहुत चिढ़ती थी उसके नानी अम्मा कहने पर। नहीं,
ये फैसला हम सुबह करेंगे कि हमने नाराज़ होना है या नहीं होना। वो उसे देखते हुए बोला तो रोयाम ने नासमझी में भी हाँ में सर हिला दिया था। उससे बस अपने बाप का हुक्म माना था, जबकि यारम को पता था रूह रात में उससे मनाने की कोशिश ज़रूर करेगी। मुमकिन था कि वो रात तक उससे मनाने में कामयाब हो जाती और सुबह तक नाराज़गी कायम रखने की नौबत ना आती। और रोयाम रात की बातें भूलता नहीं था, इसलिए उससे पहले ही उसके सामने सारा मामला क्लियर कर दिया था। वो दूध की बोतल उससे पकड़ाते हुए ऊपर की तरफ चल दिया था। जब आगे से दारू कमरे से निकलता किचन की तरफ आ रहा था, हाथ में पानी का जग था। रोयाम बेबी तुम आए नहीं, और उधर तुम्हारी परी सो भी गई। वो रोयाम को यारम की गोद में चढ़े देखकर बोला था, जिसकी आंखें अब आहिस्ता आहिस्ता नींद से बंद हो रही थी। कोई बात नहीं, रोयाम अपने बाबा के साथ सोता है। यारम ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो उससे हैरत से रोयाम को देखा। वो क्यों? ओ जलन, यारम, इस बात पर भी जलन? और अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हारे बेटे ने आज के दिन में मुझे कोई 1510 केसेस दिए हैं तो? मुंह गंदा हो गया था, धंधे की शीश। मुंह गंदा हो गया था, गंदे की शीश। रोयाम यारम के कंधे से सर हटाते हुए गंदा सा मुंह बनाकर बोला। तब की दफा तरुक का मुंह खुल गया था। कोई बात नहीं मेरी जान, हम एक ब्रश कर लेंगे ना। यारम उसे अपने सीने से लगाते तरुक के अल्फाज उसके मुंह पर मार गया था, जबकि वो मुंह खोले उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। अल्लाह, कैसी मेसी औलाद है रूकी। दिन में मामू जानू हो रहा था, और अब मेरे किसिस गंदे हैं। ब्रश करके साफ करेगा अपने लबों को, बेचना भूतना छोटा डॉन। वो उसे घूरते हुए झुंझलाकर किचन की तरफ चला गया। वो कमरे में दाखिल हुए तो रूह बेड पर बैठी हुई थी। रेड कलर की खूबसूरत सी नाइटी में वो यारम की आवाज़ और जज्बात झुंझोड़ रही थी, जबकि वो रोयाम को उठाए बेड पर इस तरह से आकर लेटा था कि रूह को उठना ही पड़ गया। मामा, आप मेरे बेड पे सो जाओ। आज बाबा जानू और रोयाम बड़े बेड पे सोएंगे। रोयाम ने उसे ऑर्डर देते हुए अपने छोटे बेड की तरफ इशारा किया था, जो इतना भी छोटा ना था कि रूह उस पे ना सो पाती। रोयाम बड़ा हो रहा था तो उसका बेड भी काफ़ी बड़ा था, जहाँ लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर जिसामत का यारम तो ना सही, लेकिन छोटी सी नाजुक जान रूह अपने नाजुक सराबे के साथ एडजस्ट कर सकती थी। यारम, उससे यारम से कुछ कहना चाहा था, जबकि वो करवट बदलता, रोयाम को अपने नीचे करता, फीडर उसके मुंह से लगाते हुए उसे अपनी बाहों में भरता, आंखें बंद कर गया था, जबकि उसका हाथ रोयाम के नन्हे से पेट पर आहिस्ता आहिस्ता उसे थपक रहा था। रूह बेबस सी हो गई थी। यारम शायद उसकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। वो खामोशी से अपना सितम ढाटा सरापा लेकर रोयाम के बेड पर बैठ गई थी। ना जाने क्या वक्त था जब यारम की नींद अपने सीने पर किसी के बोझ से खुली थी। वो रोयाम नहीं था, उसका पिद्दू सा बच्चा हरगिज इतना वजन नहीं रखता था। अभी वो आंखें खोलता कि उसे अपने गाल पर नाजुक लबों का लम्स महसूस हुआ था। क्यों अपनी जान अजाब कर रही हो रू बेबी? पछताओगी। उससे आंखें खोले बगैर कहा, आप सॉरी एक्सेप्ट करने का क्या लेंगे, बस ये बताएं। वो आहिस्ता से उसके लबों पर अपना नाजुक सा हाथ रखते सवालिया अंदाज से बोली थी, जब यारम ने आंखें खोलते हुए एक नज़र बेड की तरफ देखा था, जहाँ उसका चूसा बिना शर्ट के आराम से नींद में डूबा हुआ था। क्या दे सकती हूँ? उससे एक नज़र रूह के नाजुक सराबे पर डाली थी। रेड कलर की नाइटी ने यारम के हवासों को दोबारा से झंझोड़ा था। पहले तो वो अपने जज्बात को थपक कर नाराज़गी का इजहार करता सो गया था, लेकिन अब उसने उसे जगाकर उसके सारे जज्बात को अंगड़ाई लेकर बेदार कर दिया था। मैं रोयाम की तरह आपको 10 किसेस दे सकती हूँ, उससे बड़ी मासूमियत से कहा था। रोयाम ने किसके साथ साथ मुझसे वादा भी किया है, और अपने मामों को ये बात भी क्लियर करके आया है कि वो आइंदा ऐसी गलती, यानी किसी और की गाल को चूमने की गलती नहीं करेगा। तुम क्या गारंटी दे सकती हो? वो जैसे चैलेंजिंग अंदाज में बोला था। हाँ, वो लैला को नहीं रोक सकती थी। वो एक बहुत ही कमीनी किस्म की औरत थी, जो यारम के हाथों उसकी बैंड बजवाने की कस्में खाए बैठी थी। यारम, लैला सुनती ही नहीं है मेरी, वो बस रो देने को थी। तो कहा तो था कि मैं उसके होंठ काट देता हूँ। तब तुम्हें अपने मामों की फिक्र लाक हो गई थी कि मेरे इतने हैंडसम से मामों के साथ होंठ कटी लैला अच्छी नहीं लगेगी। उससे जैसे उसे कोई पुरानी बात याद करवाई थी। यारम प्लीज़ आप बताएं ना, आप कैसे मानेंगे। वो पुरानी बातें नज़रअंदाज करते हुए उससे पूछने लगी, तो यारम ने ज़रा सा सोचते हुए अपना फ़ोन उसके सामने किया था। ये फ़ोन पकड़ो और लैला को इस बात पे राज़ी करो कि वो आइंदा तुम्हें कभी किस नहीं करेगी, और वो मुझे फ़ोन करके इस बात की गारंटी देगी। उससे जैसे उसे चैलेंज दिया था, जबकि रूह उसे देख कर रह गई, क्योंकि ये तो नामुमकिन सी बात थी ना। रूह यारम का फ़ोन अपने हाथ में पकड़े हुए थी।
वो लैला को फ़ोन करके उससे क्या कहे, उससे कैसे मना करे खुद को किस करने के लिए। लैला को तो खुद भी पता था कि यारम को उसकी ये हरकत कितनी नापसंद है, लेकिन फिर भी वो बात सही आती थी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी यारम के हाथों शामत लाने के लिए। और इस वक्त भी उससे वो जानबूझकर किस करते हुए अपनी हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक का निशान छोड़ कर गई थी, जो आसानी से ना जा सके। मेरा नहीं ख्याल कि तुम मुझे मनाने में कामयाब हो सकती हो। रू बेबी, फ़ोन रख दो और सो जाओ, और अब मुझे तंग मत करना। वो बेड पर लेटते हुए बोला तो रू उससे करीब हुई थी। नहीं यारम, मैं करूँगी, मैं कैसे भी करूँगी, मैं फ़ोन करती हूँ लैला को। रू ने कुछ सोचे समझे बगैर लैला का नंबर मिलाया था, जबकि यारम के नंबर से आधी कॉल देखकर लैला ने फ़ौरन से उसका फ़ोन उठाया था, क्योंकि आधी रात का वक्त था, कोई भी ज़रूरी काम हो सकता था। लैला, मैं बात कर रही हूँ, रू ने अपना लहजा मजबूत करते हुए कहा। तो दूसरी तरफ लैला हैरान हुई थी, वो उससे आधी रात को फ़ोन क्यों कर रही थी, हालांकि वो जानती भी थी कि इस वक्त वो सो रही होगी, तो फिर फ़ोन करने की क्या वजह थी। हाँ रू, बोलो, क्यों फ़ोन किया है तुमने, खैरियत तो है ना, सब कुछ ठीक है ना, वो परेशानी से पूछने लगी थी। तुमने चाहते हुए किस क्यों किया था मुझे, वो बेहद गुस्से से पूछने लगी। तो दूसरी तरफ लैला को हंसी आ गई, क्योंकि मुझे तुम्हारे फूले फूले सुर्ख गाल बहुत अच्छे लग रहे थे, और फिर मैं चाहती थी कि यारम के हाथों तुम्हारी ठीक से बैंड बजे, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपने हेयर कटिंग यारम को दिखाई, सो इसे मेरी तरफ से तुम बदला कह सकती हो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि यारम ने कोई कमी छोड़ी होगी, वो मज़े लेती हुई बोली। देखो लैला, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो, तुम जानती हो ये हरकत यारम को कितनी नापसंद है। आज भी तुम्हारी ये हरकत यारम की नज़र में आ गई है। वो पहले मेरा गला काटने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैंने सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर रख दिया है। अब तुम जानो और यारम जाने, रू बेफिक्र अंदाज में बोली। तो दूसरी तरफ लैला उछलकर बेड पर बैठी थी, जबकि उसके अचानक हिलने पर हिस्सा ने नापसंदीदगी से करवट लेकर उसकी तरफ देखा था। वो अपनी नींद आराम होने पर इसी तरह घूरता था, जिसकी परवाह कम से कम लैला को नहीं थी। वो उसे इग्नोर करते हुए दोबारा रूह की तरफ मुतवज्जा हुई। ये क्या बकवास कर रही हो तुमने सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे रख दिया, क्यों यार, मैंने तो मजाक मजाक में किस की है, तो तुम्हें तो ये पता है मैं मजाक में उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम छोटे बच्चे की तरह इतनी सी बात पर शोहर के सामने शिकायत लेकर पहुंचो, वो नाराज़गी से बोली थी। मैं ये सब कुछ नहीं जानती लैला, अब तुम जानो और यारम जाने। वैसे अगर तुम यारम को फ़ोन करके उनसे वादा कर लो कि तुम आइंदा ये हरकत नहीं करोगी, तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकती हूँ, वो बैल्कनी में खड़ी एक नज़र यारम को देखते हुए उससे बता रही थी, जबकि यारम बेड पे लेटा निगाहें रोयाम के नन्हे से वजूद पर जमाए हुए था, जिसको रूह ने उठाकर छोटे बेड पर लेटा दिया था। इतना अंदाज़ा तो यारम को था ही कि रूह लैला को मनाने के लिए उसी के नाम की धमकी देगी। खैर उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी बीवी बस उसे मनाए, कैसे भी मनाए, ये मैटर नहीं करता था। उससे एक नज़र बाहर रूह की तरफ देखा था, और फिर से बेड पर लेटकर उसका इंतज़ार करने लगा। बाहर से उसे उसकी हल्की बातों की आवाज़ आ रही थी। मैं क्या करूँ रूह, बताओ ना मुझे, डाइन कहेंगी, फंसा तो दिया ही है, वो परेशानी से कह रही थी, जबकि उसकी हालत पे अब रूह को मज़ा आ रहा था। करना क्या है, यारम को फ़ोन करो, माफ़ी मांगो, और वादा करो कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। हमेशा मुझे फंसाती थी ना, इस बार तुम खुद फंस गई हो। मैंने तो ये भी कह दिया है कि तुम उनको चलाने के लिए ऐसा करती हो, रूह ने मज़ीद मसाले लगाए थे। मैं गलत थी जो तुम्हें मासूम समझ रही थी, एक नंबर की कमीनी हो तुम, लैला दांत पीस कर बोली थी। हाँ हूँ, और बहुत बड़ी हूँ, अब तुम फ़ोन करो, मैं फ़ोन लेकर अंदर जा रही हूँ, उससे कहते हुए फ़ोन काट दिया था, जबकि लैला हड़बड़ा सी गई थी। यारम का ही फ़ोन था, दे देती उसे, खैर अच्छा ही था, वो अब अपने जुमले तैयार कर सकती थी। उससे अपने दिमाग में जुमले तैयार किए थे, और फिर अगले ही लम्हे यारम का नंबर डायल किया था। वो कमरे में आई तो थोड़ी देर के बाद यारम का फ़ोन बजने लगा, और वो जो बेड के दूसरे कोने पर बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, फ़ोन आते ही उछल पड़ी। यारम, ले आपके लिए फ़ोन आया है, उससे फ़ौरन ही फ़ोन उसके हवाले किया था, जबकि लैला का नंबर देखकर उससे एक नज़र रूह को देखा, और फिर फ़ोन अटेंड करते कान से लगाया था। अस्सलाम वालेकुम जीजू, कैसे हैं आप, ठीक है ना, तबीयत कैसी है, मेरी बहन कैसी है। अरे वो मेरी बहन जैसी ही है, कभी कभी उस पर प्यार आ जाता है तो थोड़ा सा प्यार दिखा देती हूँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेरी क्या मजाल जो मैं ऐसा कोई काम करूँ जो आपको पसंद ना हो। आइंदा ऐसा हर किसी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, वो चापलूसी की इंतहा कर गई थी,
जबकि यारम को फिर भी कोई हंसी नहीं आई थी। उससे ठीक है कहकर टड़क से फ़ोन बंद कर दिया। लैला ने घूर कर फ़ोन को देखा था, जैसे यारम ने ये फ़ोन न बंद किया हो बल्कि थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा हो। है कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही वो इस सर पे लटकती तलवार से तो आज़ाद हुई थी। वो सुकून से बेड पर लेटी थी जब अचानक ही हिजर उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। उससे घूर कर हिजर को देखा था। घूरना बंद करो, मेरी नींद खराब की है, अब भरपाई करो। मैं ख्वाबों में तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा था। बीवी, मेरे ख्वाब को हकीकत बनाओ। उसकी नसों को इग्नोर करता अचानक उसके लबों को अपनी कैद में ले गया था, जबकि लैला ने मुस्कुराकर उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ते हुए अपनी तशद्दुदाना मोहब्बत का इजहार किया था। उफ यार, बहुत ही कोई जालिम किस्म की बीवी हो। सुबह एनी और मैरी पूछेंगी तो जवाब नहीं होता मेरे पास। वो उसकी गर्दन पर मोहब्बत से अपने लबों की मोहर लगाते हुए बोला था, जबकि लैला केका लगाकर हंसी उससे घेर अपनी बाहों का आसार मजबूत कर गई। और तुम कोई इंतहाई छिछोर इंसान हो। तुम्हारी बेटियां मुझे बहुत तंग करती हैं और उनका बदला मैं तुमसे ही लूंगी। अब की दफ़ा उससे उसकी गर्दन पर अपने नाखून छुपोए थे। वो करा कर रह गया लेकिन उसे छोड़ा नहीं था, जबकि लैला का खुद भी कोई इरादा ना था उससे दूर होने का, क्योंकि वो भी अब अपना रोमांटिक मूड ऑन कर चुकी थी। लैला से बात होने के बाद रूह अब काफ़ी खुश थी, लेकिन यारम ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। उसकी तरफ से किसी बात का इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो आंखें बंद करके लेट गया था। यारम, आप राज़ी हो गए ना? अब तो लैला ने भी बोल दिया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी तो मेरा नाम लेकर लैला से ज़बरदस्ती फ़ोन करवाने के लिए नहीं कहा था मैंने। ये कहा था कि उसे मना करो, लेकिन तुम उसे मेरा ड्रावा दिखा रही थी। मुझसे डर के तो कोई भी अपना काम छोड़ देगा। रूह, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम उसे मना करो। तुम इनकार क्यों नहीं कर पाती हो किसी चीज़ के लिए? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मना करो। वो सख्ती से बोला था, जबकि रूह मुंह बना गई। मुझसे मना नहीं किया जाता। वो वैसे भी जब आप मेरे पास हैं तो मुझे किसी को खुद से कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं। आपका डर ही काफ़ी है। वो मज़े से हुई थी, जबकि यारम को हमेशा की तरह आज भी इस बात का यकीन था कि वो पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है। मैं माना नहीं हूँ, दूर हो। यारम, उससे शिद्दत से पुकारा था। क्या अब मैं अपने नाम पर तो मानने से रहा? अच्छा बताएं क्या करूं? वो पूछने लगी। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? वो उल्टा उससे पूछने लगा तो वो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। आप जो कहे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं क्यों कुछ बताऊं? तुम खुद करो। उससे आंखें दिखाकर कहा, आप चाहते क्या हैं? कोई हिंट तो दें। मैं क्या करूं आपको मनाने के लिए? यारम प्लीज़ बताएं तो। वो हमेशा की तरह उससे पूछने लगी तो यारम घूर कर रह गया। कुछ मत करो। हर दफ़ा मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें क्या करना है? मुंह उतर करके सो जाओ और मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से से कहता खुद भी करवट लेकर सो गया था। यारम, उससे उसे कंधे को हिलाया था। रूह, दिमाग ख़राब ना करो मेरा। जब वो रूह तुम्हारे गाल पर अपने लिपस्टिक के निशान छोड़ रही थी तब नहीं ज़हन में आया कि मुझे किस तरह से मनाओगी? तो अब भी ये ड्रामे ना करो। पीछे हटो और खबरदार जो मेरे मुंह लगने की कोशिश की तुमने। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे माना जाए। वो अब की दफ़ा इतनी सख्ती से बोला कि वो कुछ बोल भी नहीं पाई थी। वो तो बहुत ज़्यादा वाला नाराज़ हो गया था। यारम, उसे थोड़ी देर बाद फिर से उसका कंधा हिलाया तो उसे एक झटके से उसे खींचकर अपने साथ बेड पर गिराते हुए उस पर अपना साया बनाया था, जबकि वो उसके चेहरे को दबोचे हुए उसके लबों को अपनी कैद में लेता उसके लबों पर पूरी शिद्दत से अपनी चाहत के रंग बिखेरने लगा था। इस अचानक अवतार पर वो घबराकर उसके बाजू पे हाथ रख गई थी। आप मान गए? वो उसके बालों में उंगलियां चलाती उसके चारहाना लबों की गिरफ्त अपनी गर्दन पर जा बजा बिखरती हुई महसूस कर रही थी। क्या किया है तुमने मुझे मनाने के लिए? उसके लबों को एक दफ़ा फिर से अपनी गिरफ्त में लेता वो काफ़ी सख्ती से सवाल करने लगा। क्या मतलब? आप नहीं माने? वो हाथ उसके बालों से निकालती उसके सीने पे ले आई थी, जबकि वो तंजिया अंदाज में उसे डिम्पल दिखाता उसके लबों को शिद्दत से चूम रहा था। जाइए, अगर आप नहीं मानते तो मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सब करते हुए नाराज़गी याद नहीं होती। वो नखरे दिखाते हुए बोली तो यारम ने आंखें दिखाई थी, जबकि उसकी आंखें दिखाने पर वो मासूमियत से मुंह बना गई। ये मेरी मोहब्बत है, मेरी दीवानगी है, मेरा जुनून है, जो तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होता है। ये मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम मुझे मनाओ। कैसे मनाओगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने जज्बात को सुकून तुमसे ही पहुँचाऊँगा, बेशक तुमसे नाराज़ ही क्यों ना रहूँ।
मुझे तुम अपने लिए मनाओगी, मेरे लिए नहीं। तो जो मुझे चाहिए वो मैं खुद ले सकता हूँ। मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़िर रहूँगा। वो उस पर अपनी जानलेवा शिद्दतें निछावर करता, उसके होश ठिकाने लगा चुका था, जबकि वो उसकी शिद्दतों में पगलाती उसे मनाने के आइडियाज़ सोचते सोचते उसकी शिद्दतों से बेहाल होते, उसकी बाहों में टूटते बिखरते कहीं गहरी नींद उतर गई थी। लेकिन यारम का जुनूनियत भरा अंदाज उसे साफ इशारा दे गया था कि वो आसानी से उससे मानने वाला नहीं है, लेकिन वो सुबह उसे ज़रूर मना लेगी। सुबह के वक्त यारम के फ़ोन पर किसी की कॉल आ रही थी। वो नमाज़ पढ़ रही थी जब उसे यारम का फ़ोन मुसलसल बजता हुआ महसूस हुआ। यारम जल्दी जल्दी में फ्रेश होता बाहर निकला था। एक बहुत ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ, वापसी देर से होगी। वो कमरे से निकलते हुए बस इतना ही बोला था, जबकि रूह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, बस उसकी खैरियत की दुआ मांगी थी। अब उसे नींद नहीं आनी थी, इसलिए नमाज से फारिग होकर रोयाम के पास आकर बैठ गई थी। यारम का इस तरह अचानक जाना हमेशा उसे परेशान कर देता था। अभी वो अपनी परेशानी में ही बैठी थी जब शोनू भी ऊपर उसके कमरे में आ गया। वो यारम की मौजूदगी में कभी कमरे में नहीं आता था, हाँ, लेकिन उसके जाने के बाद वो रूह का साया बनकर उसकी हिफाजत करता था। यारम अपने ऑफिस के हिडन रूम में आया तो शारिफ और हिस्सर एक साइड पर खड़े थे, जबकि एक आदमी ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा था। कुछ बोला ये आदमी? उससे हिस्सर से सवाल किया था, जबकि हिस्सर ने नफ़ी में सही लाया। वो कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि उस शहर का डीएसपी था, जिसका डेविल आजकल दुश्मन बना हुआ था। डेविल? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। ये क्या है? मुझे तो आज तुम्हारे आदमियों के बताने पे पता चला। कौन से मोम की बात कर रहे हो तुम? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमने किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया। हम तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। यकीनन ये सारी बकवास तुमसे अमजद ने की है। वो अपने पास से कहानियां बनाता रहता है और कुछ भी नहीं। अमजद ने तुमसे कुछ भी सच नहीं कहा है। वो सब बकवास है। कोई मोम नहीं है और ना ही हम बच्चों का कत्ल करते हैं। वो आदमी ज़मीन पर बैठा बोले जा रहा था, जबकि शारिफ ने डेविल के लिए एक कुर्सी रखी थी, जिस पर वो पुरसुकून होकर टांग पर टांग जमाए बैठा था। कौन अमजद? डीएसपी? डेविल ने अचानक कहा तो उसका मुंह बंद हो गया था। वो ही जो तुमसे मिला था और फिर उसकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। वो अटक अटक कर कहने लगा था, इतना तो वो समझ चुका था कि डेविल के सामने अमजद का नाम लेकर वो गलती कर चुका था। तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त है। सारी सच्चाई बयान करो, वरना। डेविल ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था। जब उसे अपने कंधे पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ, डेविल के हाथ में उंगलियों में छोटे छोटे ब्लेड्स से, इतना तो वो समझ चुका था, यानी कि वो डेविल के हाथ तो ब्लेड्स से मरने वाला था। नहीं, नहीं डेविल, खुदा के लिए मुझे ब्लेड से मत मारना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम सिर्फ खूबसूरत बच्चों को अगवा करते हैं और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। कुछ बच्चों की जिल्द बहुत नाजुक होती है, सड़ जाती है। कुछ बच्चे उस मोम की नज़र हो जाते हैं। ये काम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पे शुरू हुआ था। ये लोग 2 से 2.5 साल के बच्चे ढूंढते हैं और फिर बाकी आगे टीम उनके साथ क्या करती है मुझे कुछ नहीं पता। मैं अब तक उन लोगों को 6 केसेस से बचा चुका हूँ। मेरा काम सिर्फ ये केस पब्लिक होने से रोकना है। प्लीज़ मुझे ब्लेड से मत मारना। वो तड़पते हुए बोल रहा था, जब डेविल ने अपना हाथ उससे कंधे से हटाया था। हाँ, वो उसे ब्लेड से नहीं मारने वाला था, क्योंकि वो मासूम बच्चों की जिल्द को झुलसा देने वाला मोम बनाते थे। वो लोग एक ऐसा मोम बनाते थे जिससे इंसानी जिल्द पर कोई नुकसान नहीं होता था, सिर्फ वो जिल्द जम जाती थी और फिर कभी अपनी असल हालत में नहीं आती थी। अंदर की हड्डियाँ अंदर ही पानी की तरह गल जाती थीं। उनके हाथ तक ना कांपते थे। मासूम बच्चों को ख़त्म करते हुए वो खूबसूरत बच्चे ढूंढते थे, लेकिन क्यों? ये कोई बच्चों से भीख मंगवाने वाला गैंग ना था। उससे एक नज़र उठाकर रिसर की तरफ देखा, जिससे अपनी जेब से एक छोटी सी शीशे की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई थी, जिसे थामते हुए डेविल ने आहिस्ता से खोला। उसके पीठ से धुआं निकल रहा था, जबकि वो आदमी हैरानगी से डेविल के अगले एक्ट को देख रहा था। वो क्या करने वाला था, उसके साथ वो समझने से कासिर था। तुम्हें पता है, मासूम बच्चे अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब उन्हें दर्द होता है तब उस दर्द की इंतहा क्या होती है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ब्लेड से मारा जाए, क्योंकि तुम में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि तुम दरिंदगी से भरे हुए हो। कभी उन छोटे बच्चों को कत्ल करते हुए तुम्हें ये एहसास हुआ कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? खैर छोड़ो इन सब बातों का, वक्त गुजर चुका है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि डेविल सिर्फ सजा देता है और तुम्हारी सजा ये है, उन तमाम बच्चों को मोम से जलाते हो ना।
ये भी जलाता है। तुम जैसे दरिंदों के लिए ये मोम बनाया गया है। उससे अपने हाथ में मौजूद एसिड की तरफ इशारा किया था, जबकि वो आदमी कांप रहा था। क्या डेविल उस पर तेजाब फेंककर उसे मारने वाला था? उससे यही लगा था वो उसके जिस्म को झुलसा डालेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो उन बच्चों को मोम से झुलसा देते थे। लेकिन ऐसा ना हो। डेविल ने अगले ही लम्हे अपनी कुर्सी छोड़ते हुए, उसका चेहरा दबोचते हुए उसका मुंह खोला था, और फिर वो शीशी उसके मुंह में उंडेल दी थी। उससे उसका बाहर का जिस्म नहीं, बल्कि जिस्म के अंदर की आंतें जलाई थीं। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जिनकी परवाह वहां मौजूद तीनों लोगों को ना थी। उसकी गर्दन से स्किन उखड़ कर बाहर की तरफ आ रही थी। यकीनन अंदर के साथ साथ उसका वाहिर भी चल रहा था। अजीब सी बदबू उठने लगी थी। थोड़ी ही देर में उसकी चीखें दम तोड़ने लगी। डेविल ने पुरसुकून होकर उसकी सारी चीखों को अपनी समातों से सुना था। हेजर, मुझे इस केस के बारे में एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये लोग बच्चों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? अगर वो बच्चों को मार ही देते हैं तो फिर उन्हें इन बच्चों का क्या फ़ायदा होता है? सब कुछ बताओ मुझे। डेविल ने ईसर को देखते हुए कहा था। मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं सब कुछ पता करवा कर तुम्हें इनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूँ। ईसर ने उसे देखते हुए कहा था, जबकि वो खामोशी से कमरे से निकल गया। यार, अब ये मत कहना कि इस गंद को मैं उठाकर बाहर फेंकूं। हर दफ़ा गंदगी फैलाकर सफाई पर मुझे लगा देते हो। मैंने नहीं करना। शारफ ने मुंह बनाकर बोला था। तू ही करेगा। और कौन करेगा मेरे बच्चे? थोड़ी देर यहीं रहने दे, जब तक स्मेल ख़त्म होती है। हाथ न जला लेना अपना। ईसर ने जाते जाते उसे वार्न किया था, जब उससे अचानक ईसर की शर्ट पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचा। ऊपर वाले बटन तू बंद कर यार। पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताने की ज़रूरत नहीं है कि तेरी बीवी कितनी जालिम है। शारिफ ने बेहद मासूमियत से उसके ऊपरी बटन बंद किए थे, जबकि वो उसकी शरारती निगाहों को इग्नोर करते बाहर निकल गया था। और शारिफ ने पीछे की तरफ देखकर अबकाई वाले अंदाज से मुंह फेरते अपने मुंह पर रुमाल रख लिया था। वो घर वापस आया तो रोयाम उसे स्विमिंग पूल में मिला था। एक तो जब से उससे ये स्विमिंग पूल बनाया था, रोयाम बाहर कम ही नजर आता था। उसका बस चलता तो अपना खाना पीना भी पूल के अंदर ही शुरू कर देता। उससे एक शरारती चमकती निगाह उसके नन्हे से वजूद पर डाली थी, और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए अपना मोबाइल और वॉलेट निकाल कर सब कुछ सामने मेज़ पर रखा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे स्विमिंग पूल में उतरता, उसके पास आया था, उसे अपने पास महसूस करके। ये रोयाम ने मुस्कुराती नजर के उसकी तरफ देखा था, जब अचानक ही यारम ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे अपने कब्जे में ले लिया। और फिर अगले ही लम्हे घर में एक दफ़ा फिर से शोर गूंजने लगा था। रूह जो किचन में काम कर रही थी, रोयाम की मम्मा बचाओ की पुकार सुनकर फौरन बाहर पहुंची। क्या मामा बचाओ बचाओ? वो तुझे बचा सकती है? क्या आज तक उसने बचाया है तुझे? वो ना तेरे किसी काम की है ना मेरे किसी काम की है। वो मज़े से कहता उसकी गर्दन में मुंह दिए अपनी दाढ़ी रगड़ रहा था, जबकि अपनी बेटी की हालत देखने के बाद यारम की जुमलाबाजी पर वो तब उठी थी। कितनी गलत बात है यारम, आपकी नाराज़गी दूर करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और आप हैं जो। बस कर दो रू बेबी, इतने सालों से मेरे साथ हो। तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि तुम्हारे शोहर के दिल के दरवाजे मेरे से होकर नहीं गुजरते। अजीब ड्रामे हैं तुम्हारे। जब नाराज़ होता हूँ किचन में घुस जाती हो। कोई और तरीका नहीं है तुम्हारे पास मनाने का। वो हादसा नाराज़ महसूस हुआ था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं यारम, आपके लिए इतने प्यार से बिरयानी बना रही हूँ, वो मुंह बनाते हुए बोली थी। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरा डिम्पल अच्छा है। ओ याद आया, अब तो मेरा डिम्पल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो भी इस चूजे ने चोरी कर लिया है। वो एक दफ़ा फिर से रोयाम की तरफ मुतवज्जा होता, उसकी गालों पर अपनी तशद्दुद सदा मोहब्बत निछावर करने लगा। बस बहुत हो गया, अब मैं एक्शन लूँगा। बस बहुत हो गया, अब मैं एक्शन लूँगा, वो मुंह बनाते हुए बोला था, जबकि यारम ने उसके लटके हुए होंठों को देखते हुए एक दफ़ा फिर से उसके चेहरे पर अपनी चारहाना बोसों की तादाद बढ़ाई थी। क्या एक्शन लेगा? बता। तुझे टिशू टिशू करना है? चल आजा, बाहर दोनों मिलकर टिशू टिशू करते हैं। आज दो दो हाथ हो ही जाए तेरे साथ। वो उसे उठाकर ऊपर की तरफ लटकाता स्विमिंग पूल से बाहर निकालने लगा, जबकि वो मुसलसल शोर मचा रहा था, जिसे यारम कोई अहमियत नहीं दे रहा था। उसे बाहर सोफे पर लाते हुए उससे हमेशा की तरह अपनी चाराना प्यार उस पर लुटाया था, जिस पर रूह अपने कान बंद करती किचन में चली गई थी, क्योंकि रोयाम को बचाना सही में उसके बस से बाहर था। और वो भी तब जब यारम नाराज़ हो। वो रोयाम के होश ठिकाने लगाने के बाद अब रूह के होश ठिकाने लगाने के मूड में था, जब रोयाम की नज़र उसके हाथ पर बंदी पट्टी पड़ गई। दर्द दर्द, उससे यारम का पासो पकड़ते हुए उससे पूछना चाहा था,
जबकि अपनी हालत इस वक्त सूट टमाटर हो रही थी। दर्द हो गया, इतने ज़ोर से दर्द हुआ मुझे। उससे रोयाम को अपनी गोद में बिठाते हुए अपना हाथ उसकी गोद में रखा तो उससे बड़ी मासूमियत से उसके हाथ पर चूमते हुए उसके दर्द को राहत पहुंचाई थी। आज उस आदमी को तेजाब से ख़त्म करते हुए थोड़ा सा तेजाब यारम के हाथ पे गिर गया था, जिस पर हिसर उसे ज़बरदस्ती पट्टी करवाने में कामयाब हुआ था। वरना उसका जला हुआ हाथ देखकर रूह तो परेशान होती ही रोयाम भी हजार तरह के सवाल करता। आप तो तल देना, आप तो प्याल तलूंदा, लेकिन मैं एशकन लूंदा। आपको डर है ना, मैं आपको प्यार करूंगा, लेकिन मैं एक्शन भी लूंगा। वो मासूमियत से कहता उसके हाथ पर अपने लब दोबारा रख गया था। हाँ, उसका लम्स उसे सुकून तो देता था। रूह को अगर कहीं दर्द होता तो रोयाम के प्यार करने से ठीक हो जाता था, और यारम को कहीं दर्द होता तो रोयाम अपने प्यार से ठीक कर देता था। चल, तो एक्शन ले लेना। मेरी रूह बेबी को जाकर बोल कि जल्दी से मेरे कपड़े निकाल कर दे और खुद भी उतार दे ये गीला शॉर्ट। वो उसके गाल चूमता उठ खड़ा हुआ था। लू मेरी है सिर्फ, रू मेरी है सिर्फ, उससे चाचन कहा था, जिस पर यारम ने अगले ही लम्हे उसे फिर कब्जे में करते हुए एक दफ़ा फिर से उस पर अपनी दाढ़ी मूछ की करम नवाज से निछावर कर दी थी। वो चिल्लाता रह गया था, लेकिन इस दफ़ा यारम ने तरस नहीं खाया था। हाँ, रोयाम की हर बात अच्छी थी, सवाए इस बात के कि रूह मेरी है, क्योंकि रूह सिर्फ और सिर्फ यारम काज़मी की थी, और वो ये चीज़ उसे समझाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो उसकी थोड़ी देर में पूरी हालत करता, उसे यूं ही मुंह बनाए छोड़कर ऊपर चला गया था। जबकि रोयाम ने इस दफ़ा पक्का पक्का मुंह बना लिया था। इस दफ़ा वो पक्का पक्का उससे नाराज़ हो गया था, लेकिन फिर ख्याल आया कि रूह को बता देना चाहिए कि उसके बाबा को चोट लगी है। बेशक उसका बाबा राक्षस ही सही, लेकिन था तो उसका बाबा ही। रोयाम भागकर किचन में पहुंचा था। मामा, बाबा तो दर्दे हाथ में। मामा बाबा को दर्दे हाथ में, उससे उसे बताया तो परेशान हो गई। पत्ती लाइए, मैंने प्याल दिया, अब ठीक हो गया है। पट्टी भी लग गई है, मैंने प्यार किया, अब ठीक हो जाएगा। उसे तफसील से बता रहा था, जबकि वो परेशान से उसे सुन रही थी। अभी बाहर तो बिल्कुल ठीक था, मैं देख के आती हूँ। रोयाम, वो उससे कहकर तेजी से किचन से निकली थी, जबकि रोयाम वहीं टेबल पर पड़े उसके फ़ोन की तरफ मतवजा हो गया था, जो मेज़ पर पड़ा था। फ़ोन पर हाथ मारते हुए उससे बड़ी मेहनत करके सारिम का व्हाट्सएप नंबर निकाला था। रूह की कॉल आती देखकर सारिम हैरान हुआ था, क्योंकि वो कभी कभार ही उससे फ़ोन करती थी, या घर पे अगर कोई इनविटेशन देना हो, गेट टुगेदर करना हो, वरना वो कहाँ उससे फ़ोन करती थी। अस्सलाम वालेकुम रूह, कैसी हो तुम? खैरियत है ना? उससे फ़ोन कान से लगाते हुए पूछा था। अलैकुम सलाम, मी लोयाम यालम काशमी बात तल्लाऊँ, मैंने एशकन लेना है, मेरे बाबा तो पतर लो। वालेकुम सलाम, मैं रोयाम यारम कासी बात कर रहा हूँ, मैंने एक्शन लेना है, मेरे पापा को पकड़ लो। वो एक ही सांस से बोल गया था, जबकि सारिम के लबों पर बड़ी दिलकश मुस्कुराहट आई थी। वजह बताओ, क्यों पकड़ो तुम्हारे बाबा को? वो मज़े से कुर्सी की बजाय टेबल पर बैठते हुए उससे सवाल करने लगा। वो मुझे किस डरते हैं, जोश है डाली चोते हैं, और मूछ भी। वो मुझे किस कहते हैं, जोर से दाढ़ी चबोते हैं, और मूछ भी। वो बड़ी मासूमियत से मुंह बनाते हुए बोल रहा था, जबकि सारे मज़े से उसे सुन रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए। मैं मज़ीद तुम पर यह तशद्दुद नहीं होने दूंगा। मैं आ रहा हूँ हथकड़ी लेकर, तुम्हारे पापा को पकड़कर जेल में डाल दूंगा। फिर वो कभी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेंगे। वो मज़े से अगले ही लम्हे ऑफिस से उठ गया था, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी यारम के घर पहुंचना था। आखिर उसके भतीजे ने उससे इंसाफ मांगा था। सर, हमारे डीएसपी सर की लाश मिली है, बहुत ही बुरी हालत में। सर, वो किसी ने तेज़ाब से उनके अंदर की सारी बॉडी जला दी है। हालत इतनी ख़राब है कि देखा तक नहीं जा रहा। तेज़ाब से ना सिर्फ अंदर की बॉडी जली है, बल्कि बाहर की जिल्द भी जलकर झुलस कर गल चुकी है। इतनी बुरी हालत है कि बयान नहीं की जा सकती। मालूमात से पता चला है कि डेविल का काम है। उसका वर्कर उसे बता रहा था। डेविल का काम कैसे हो सकता है? वो तो ब्लेड से मारता है ना। वो कंफ्यूज सा उससे पूछने लगा था। सर, कहा नहीं जा सकता कि उसी ने मारा है या नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक खबर मिली थी कि डेविल आजकल डीएसपी सर के पीछे लगा हुआ है और कैसे भी उन तक पहुंचना चाहता है। सर, आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास उन्हें घर से उठवाया गया था। वो आदमी पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, जबकि सारिम के दिमाग में तो बस एक ही चीज़ चली थी,
कल ईसन ने साफ अल्फाज में उससे कहा था कि वो लोग मीटिंग में उसके डीएसपी को मारने की तैयारियों में लगे हैं।